Hello everyone, I'm Justina Perez and I welcome you all to this week's weekly wrap up. इस हफ्ते, that is 4th to the 8th, whatever important articles that have been done, let us quickly revise them all. Let's start. Firstly, important days of the week, this particular week, if you see, 7th August को we celebrate National Handloom Day. याद रखना है इसको. And why do we celebrate as National Handloom Day? It is because इस दिन पे we have celebrated the स्वदेशी movement in 1905. So हमको पता है कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था. तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के प्रोटेस्ट को लेके they started this स्वदेशी movement कि use indigenous टेक्सटाइल्स लाइक खादी यूज करो, बाहर के जो सामान है वो मत यूज करो, वो बॉयकॉट करो, यानी कि फॉरेन गुड्स बॉयकॉट करो एंड यूज इंडिजीनियस गुड्स यानी स्वदेशी गुड्स. इसीलिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था एंड दैट इज व्हाई August 7th इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल हैंडलूम डे. इस साल का जो थीम है इट इज कॉल्ड एज हैंडलूम्स एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन. यू नीड टू रिमेंबर दिस. सेकेंड इज 8th August. 8th August को क्या मनाते हैं? वी सेलिब्रेट इट एज अगस्त क्रांति दिवस, also known as Quit India Movement Day, because इस दिन को Quit India Movement लॉन्च हुआ था. एंड क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? इफ यू टॉक अबाउट द ईयर 1942. सो वी सॉ कि क्रिप्स मिशन ओके ये फेल हुआ था. गवर्नमेंट को यानी ब्रिटिश को चाहिए था इंडिया का सपोर्ट इन द वर्ल्ड वॉर 2 एंड दैट इज व्हेन दे लॉन्च दिस बिकॉज हमको हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुए. दे डिडंट टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस. दैट इज व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई. ये जो स्लोगन है क्विट इंडिया, ये कौन देते हैं? यूज द कमेंट सेक्शन टू आंसर हु गिव्स द स्लोगन क्विट इंडिया. यूज द चैट बॉक्स टू आंसर. या सो ये था विद रिगार्ड टू 8th August. 83 इयर्स पूरे हुए हैं इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. अगला भी एक दिन ही है वैसे, 6th August. 6th August 1945 में we call it the Hiroshima bombing day because इस दिन पे हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्बिंग्स आपने सुना होगा. नागासाकी का था August 9th को और हिरोशिमा का था August 6th को. So the bomb name is called as Little Boy whereas Nagasaki is called as Fat Man. Okay, तो हिरोशिमा bombing which happened in Japan, इससे 70,000 instant death हुई as well as Nagasaki में 40,000 instant death हुई. So this is the first time we see nuclear bombs that were used, right? So let's see what are the key figures that we call when we talk about the nuclear science. पहला है father of nuclear energy. इसको क्या कौन कहते हैं हम? That is Enrico Fermi, who was the first controlled nuclear chain reaction इनके असिस्टेंस से हुआ था. दैट इज एनरिको फेर्मी. नेक्स्ट वन, फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करें देन इट इज ओपेनहाइमर. Okay, you must have heard of a movie called Oppenheimer. Yes, J. Robert Oppenheimer, which is leading the Manhattan Project in the USA. Then India की बात करें, who is the father of India's nuclear program? And the answer is Dr. Homi Jahangir Baba. If you talk about the first nuclear plant, that was in Tarapur Atomic Nuclear Plant in Maharashtra in 1969. और first nuclear reactor की बात करें, then the name is Apsara. Okay, this is the first nuclear reactor जो बनाया था इंडिया में. Now, with regard to the nuclear testings that were done in India, so far two that we have. First nuclear test जो बना था 1974 में during the time of Indira Gandhi के prime ministership में, we see Smiling Buddha इस operation का नाम था and it is also called as Pokhran 1 testing. Pokhran named after the place in Rajasthan. Second nuclear testing हुआ था 1998 में during the time of Atal Bihari Vajpayee and यहाँ पे the operation का नाम है ऑपरेशन शक्ति and this is again called as Pokhran 2 testing. फर्दर अगर हम बात करें इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, व्हाट डज इंडिया टॉक अबाउट व्हेन वी हैव द न्यूक्लियर पावर, हम इसका कैसा इस्तेमाल करेंगे, इसका कैसा यूज करेंगे. सो हियर वी से दैट वी हैव नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी कि हम पहले कभी नहीं स्टार्ट करेंगे विद रिगार्ड टू न्यूक्लियर बॉम्बिंग या न्यूक्लियर फायरिंग, हम नहीं करेंगे, फर्स्ट हम यूज नहीं करेंगे. ओके, विच टॉक्स अबाउट द पीसफुल अप्रोच ऑफ इंडिया. सो इंडिया विल नेवर और विल नॉट use the first to be using the nuclear weapons in case of war with another country. Second is credible minimum deterrence. हम इतना sufficient nuclear
वेपन्स इकट्ठा करेंगे, रखेंगे, बट वो सिर्फ होगा टू डिटर, डर फैलाने के लिए अमंगस्ट आवर एनिमीज, अमंगस्ट आवर नेबरिंग कंट्रीज हु आर एट वॉर विद अस। बस उनके खिलाफ इतना हम रखेंगे, बट वी विल नॉट बी यूजिंग अगेंस्ट देम, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी दैट वी सी। एंड मैसिव रिटेलिएशन, अगर मान लो न्यूक्लियर अटैक होता है हम पे तो हम छोड़ेंगे नहीं, देन द रिस्पॉन्स विल बी overwhelming, it will be magnanimous. Okay, now what is the international laws and treaties on nuclear weapons? अगर हम देखें तो यहाँ पे nuclear non-proliferation treaty that happened in 1968. Now यहाँ पे the nuclear weapons के spread को रोकने के लिए ये treaty बनाया था 1968 में by the 5 member countries of the UN Secretary Council, that is US, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना, इन 5 कंट्रीज ने मिला के बनाया था ये ट्रीटी इन 1968. इट अलाउड ओनली फॉर पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. याद रखना, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी बिकॉज इसको लगता है कि ये एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है. इट अलाउज ओनली दोज कंट्रीज टू हैव न्यूक्लियर पावर्स एंड दोज हु डू नॉट हैव, ये रख नहीं सकते अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी. Now, there's also called as Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Now, this particular treaty, it bans all the nuclear explosions. Okay, सभी nuclear explosions को ban करता है. Again, India has not signed nor ratified this particular treaty. तीसरा वाला है एक treaty on the prohibition of nuclear weapons. This happened in 2017, and here we see this is the first binding international agreement to comprehensively prohibit nuclear weapon. But again, including India, none of the nuclear armed states, अगर हम बात करें UK, US, China, France, Russia, किसी ने नहीं ये साइन नहीं किया है. Okay, so this is one of the leading binding treaties with regard to nuclear weapons 2017 का. Now, इंडिया पे कौन से लॉज हैं ये भी देखते हैं. सो इंडिया में वी हैव द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 जो डेवलपमेंट और कंट्रोल और यूज ऑफ एटॉमिक वेपन्स को रेगुलेट करता है इन अ पीसफुल पर्पस. Okay, now who has the authority with regard to nuclear weapons or atomic energy? The answer is central government. इनके पास complete control है. And we talk about the Department of Atomic Energy जो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं. Is that clear? So these are the important agencies that we have. The Baba Atomic Research Center, that's VARC, जो research और development पे focus करती है with regard to nuclear weapons. Nuclear Power Corporation of India Limited, NPCIL, ये operate करता है nuclear power plants. तो इंडिया में बहुत सारी nuclear power plants हैं. जैसे कि हम बात करें कुडनकुलम nuclear power plant. We talk about कल्पकम nuclear power plant, right? राजस्थान में न्यूक्लियर पावर प्लांट है. सो बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं. तो इसको रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है बाय द एनपीसीआई जो एक इंडिया का या यू कैन से एक पीएसयू है, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंडियन कंपनी है, राइट. नेक्स्ट वन वी हैव द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड व्हिच रेगुलेट्स द न्यूक्लियर एंड रेडिएशन सेफ्टी. तो ये मेनली इसका काम है रेगुलेशन करना. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड दिस इज इंडिपेंडेंस डे की इनवाइट से रिलेटेड. तो इस बार जो 15 अगस्त में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा वहां पे हम इनविटेशन कार्ड्स देते हैं. दिस इज डन बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री एंड दिस विल हैव द थीम ऑपरेशन सिंदूर. ऑपरेशन सिंदूर क्या है? दिस वाज आवर रिटेलिएटरी अटैक विद रिगार्ड टू द पहलगाम अटैक दैट हैड हैपेंड ऑन 22 अप्रैल, है ना. इसको रिटेलिएट करके 7 मई में हमने ये ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सिंदूर. Now we see that this is a central theme this year. और normally invitation card में जो image होता है, like there is a central image, right? So that is normally central vista जो हमारे structures का जो theme होता है, दिल्ली के जो buildings के theme होता है, but इस बार use किया है चेनाब railway bridge, which is the world's highest railway bridge located in जम्मू कश्मीर. तो इसीलिए इस बार का थीम ये हमको याद रखना है. दिस इज द चेनाब ब्रिज दैट यू कैन सी. लेट्स प्रोसीड टू अंडरस्टैंडिंग व्हिच आर द अदर ब्रिजेस, टॉप ब्रिजेस. एक बार रिवाइज करते हैं. सो चेनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज, बिल्कुल ऐसे आर्च ब्रिज है ये. ओके, देन वी हैव अंजी घाट विच इज केबल स्टेट ब्रिज, केबल से अटैच किया हुआ ब्रिज.
Next is Sudarshan Setu, which is the longest cable stayed bridge. Okay, this is located in Gujarat. Okay, ये रेल वाला है, ये रेल वाला नहीं है, याद रखना. New Pamban Bridge, this is again a vertical lift bridge of India, जो तमिलनाडु में है. मंडपम से रामेश्वरम या मंडपम से पंबन कह सकते हैं इसको. Next is Dola Sadia Bridge, which is also called as Bhupin Hazarika Bridge, and this is longest bridge in India, जो आसाम में located है near the Brahmaputra River. Atal Setu Bridge, which is the longest sea bridge in Maharashtra. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है कर्तव्य भवन के बारे में. सो रिसेंटली इनॉग्रेट किया था कर्तव्य भवन, विच इज अ पार्ट ऑफ द कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, CCS कहते हैं. तो आपने सुना होगा जो एक प्रोजेक्ट, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था विद रिगार्ड टू द बिल्डिंग्स इन द सेंट्रल रीजन, ओके, इन द कैपिटल रीजन. तो हम देखते हैं कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बना था 2023 में. ये जो राजपथ है इसका नेम चेंज कर दिया गया है एज कर्तव्य पथ इन 2022. और ये जो पूरा प्रोग्राम है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये किसने एनविजाज किया है? इट इज एनविजन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन 2019. तो अभी एक नया बिल्डिंग बनेगा जहां पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज काम करेगी. तो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैव शिफ्टेड एंड अदर सच डिपार्टमेंट्स एंड ऑल विल गो अंडर दिस, गो इनसाइड दिस बिल्डिंग. ओके, सो ये पहला एक बिल्डिंग रेडी हुआ है कॉल्ड एज द कर्तव्य भवन. सो अर्लियर क्या था इस साइट में? वी हैव द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ द आर्ट्स, जहां पे 1.5 लाख स्क्वायर मीटर्स, इतना बड़ा एरिया है ये. 2 बेसमेंट्स है, ग्राउंड फ्लोर है. इट्स बिल्ड बाय लार्सन एंड टर्बो एंड 3000 वर्थ करोड़ का ये प्रोजेक्ट है. Proceeding to the next article. अगला आर्टिकल है with regard to the Geneva meet. So we have the global plastic treaty talks. Okay, so this is happened where? It happened in Geneva, Switzerland, जहाँ पे they were discussing about the plastic treaty. But however, हम देखते हैं इस हफ्ते it was not being completely, fruitful. It was not successful. तो ये हमको पता चला. Now let's understand about this treaty as well. ये INC 5.2 कहते हैं. What is INC 5.2? INC का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमिटी. Alright, this was the 5th meeting, but 5th meeting actually था बुसान में, और the second part of it happened in Geneva. बुसान जो है it is साउथ कोरिया में है, collapsed हुआ था because बहुत सारे issues pending थे. They were not able to resolve them with regard to polymer production, harmful chemicals का elimination, plastic products, okay, कैसे phase out करना है, इसमें बहुत सारा resolve नहीं हुआ था, and that's why the second part happened in Geneva. Remember, this is to negotiate on a legally binding global plastic treaty. अभी तक हमारे पास ऐसा कोई treaty नहीं है which talks about global plastics को कैसे हम eliminate करें, because of course it is very harmful, right, for the environment, also for the health. तो हम देखते हैं this is the main aim is to end the plastic pollution, especially also in the marine environments. जैसे पानी में भी plastics और वो छोटे breakdown होते हैं, they are called as microplastics, which are very harmful for the species, for the biodiversity underwater. तो इसीलिए ये treaty बनाया जा रहा है. पहली बार कब ये स्टार्ट हुआ था? इट हैपेंड इन नाइरोबी, केन्या इन 2022 अंडर अ UN रेजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक्स. बट अभी तक इट्स 2025 एंड वी हैव नॉट येट रीच्ड एनी सोल्यूशन विद रिगार्ड टू दिस. अकॉर्डिंग टू दिस, अगर ये fulfill हो जाएगा, this is going to be one of the largest, kind of a very successful treaty after the Paris Agreement of 2015. And Lancet report कहता है कि अगर हम इसको टैकल नहीं करेंगे, कितना लॉसेस हो सकता है? 1.5 ट्रिलियन लॉसेस का हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड सम की इंफॉर्मेशन. सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस कौन करता है? द आंसर इज चाइना, US एंड देन इंडिया रैंक्स थर्ड. कौन सी कंपनीज आर द मोस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर्स इफ दे से? यहाँ पे कोका कोला कंपनी रैंक्स 1, पेप्सिको रैंक्स 2 एंड नेस्ले रैंक्स 3. फाउंडर ऑफ प्लास्टिक कौन है, या इसको बेकलाइट कहते हैं, दैट इज लियो बेकलैंड. ओके, 1907 में, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न प्लास्टिक. इंडिया में कैसे रूल्स हैं? वी सी दे आर एक्सटेंड, दैट्स प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, जहां पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया था. यानी अगर मैं प्लास्टिक
प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये मेरा ड्यूटी है टू टेक बैक द प्लास्टिक फ्रॉम द एनवायरमेंट. देन लोकल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स. बैन भी गया था जुलाई 1 में 2022 में द सिंगल यूज प्लास्टिक्स, जो पतले प्लास्टिक्स रहते हैं ना, थैली रहती है, वो बैन किया था. बट अभी भी देखते हो आई स्टिल फाइंड देम इन द लोकल वेंडर्स शॉप्स, राइट. अगर आप भाजी लेने जाते हो या सब्जी लेने जाते हो, यू विल फाइंड देम देयर. सो अभी तक अगर हम देखो ये अब फुली नहीं हुआ है, राइट. फॉर द प्रोहिबिटेड आइटम्स, ओके, प्लास्टिक, कटलरी, स्ट्रॉज, ईयरबड्स, रैपिंग फिल्म्स, ये भी प्रोहिबिट किया है. बट अगेन वी सी दैट इट हैज नॉट कंप्लीटली बीन बैंड. इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स कोई है प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में? Now there are conventions called as the Basel Convention that talks about transboundary movement of hazardous waste including some plastic waste. But ये पूरा plastic waste related एक agreement नहीं है. Okay, it is only for some plastic waste. But remember कि वो cover करता है. Then MARPOL is an international convention to prevent pollution from ships. राइट. एंड दिस अगेन इंक्लूड्स प्लास्टिक जो डंप करते हैं नॉर्मली, या आपने देखा होगा खा के फिर बाहर फेंकते हैं, पानी में फेंकते हैं, तो उसको बैन करने के लिए मार्पोल आया था. नाउ अगेन वी डोंट हैव any separate treaty with regard to plastic, and let's hope कि in the coming future ऐसा कोई treaty हो. Let's proceed to the next article, and this is with regard to pollution again. Pollution control boards, अभी इनके पास power होगा to do some restitutionary damages. What do you understand by the term restitutionary damages? Restitutionary damages वो damages होते हैं जो अगर मैं प्रॉफिट कमाती हूँ, ओके, by encroaching somebody else's land or by imposing some problems in somebody else's region. तो यहाँ पे जितना मुझे प्रॉफिट मिला है वो मेरे डैमेजेस होगा, ये मुझे देना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशनरी डैमेज, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पेंसेटरी डैमेज. कॉम्पेंसेटरी इज जब मैं किसी का नुकसान करती हूँ, जो लॉसेस दूसरे को भुगतने पड़ते हैं, उस पे जब मैं पैसे देती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पेंसेटरी. बट अगर मैं प्रॉफिट कमाती हूँ, आई हैव क्रिएटेड एन इंडस्ट्री, ओके, एंड दैट इंडस्ट्री वाज नॉट सपोज्ड टू हैपन बिकॉज ऑफ कोर्स इट हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ पोल्यूशन in the forest region, okay, or the tribal region. तो in that case मुझे जितना भी profit मिला है मुझे ये देना पड़ेगा. So that is called as restitutionary. So ये Supreme Court का आदेश है to allow for this. Now let's also understand about what are these pollution control boards. तो of course we have Central Pollution Control Board and we have हर state में उनके अलग-अलग state pollution control board. So Gujarat, Maharashtra, Rajasthan will have their each own pollution control boards. Now we are going to see the central one only. तो central वाला आया था by a statutory organization, यानी एक law से बना था, which is called as Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. यानी कि ये body बना था 1974 में, इस act के दौरान ही बना था. Now it has also got powers and functions to work अंडर द एयर पोल्यूशन एक्ट, लेकिन एयर पोल्यूशन आया था 1981 में, तो उसके भी पावर्स यहाँ पे उनको दे दिए टू चेक कि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी ऐसा हाउस होल्ड या कोई भी ऐसा चीज पोल्यूट नहीं कर रहा है पानी को या हवा को. ठीक है, सो दैट इज अ मेजर पावर दैट द CPCB हैव. Further, it also provides field information, technical services. कौन सी मिनिस्ट्री को ये प्रोवाइड करती है? Ministry of Environment, Forests and Climate Change. Okay, and under which provisions? Under the Environment Act. So इनके में भी powers आते हैं, Environment Act से भी ये powers लेते हैं. Currently, the most polluted country in the world is Chad. ठीक है, this is the most polluted country in the world. और इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक 5th है. बट यहाँ पे इंडिया हैज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल. तो दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल. बट कैन यू टेल मी विच इज द मोस्ट polluted city in the world जो lies in India? Use the comment section to answer this. Let's proceed to the next question. अगला question है flash floods and क्लाउड बर्स्ट जो हुआ था उत्तरकाशी, दैट इज इन उत्तराखंड. तो इसके बारे में जल्दी से देखते हैं. ये कब हुआ था? August 6 को 2025 में. We saw mudslides,
Flash floods, all of this happening in Uttarakashi, which is in Uttarakhand, okay, Dharali village. Now 4 डेथ हुए थे लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है. 190 लोगों को रिसेंटली रेस्क्यू भी किया था. Okay, now this is not a technically a cloud burst, but it is because of heavy rainfall और because ये जो region है बहुत ही fragile है. You know, you've seen the location how they are, है ना, बहुत forest regions हैं, mountainous regions हैं, hilly regions हैं. तो यहाँ पे it gets too risky when such incidents do take place. तो जल्दी से देखते हैं ये फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या है. सो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, बट लेट्स सी व्हाट इज द IMD का डेफिनेशन, दैट इज इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डेफिनेशन. ये है कि अगर रेनफॉल 100 mm या 1 घंटे में, ओके, 10 स्क्वायर किलोमीटर के डिस्टेंस में बहुत तेज बारिश होती है 100 mm का, देन इट इज कॉल्ड एज क्लाउड बर्स्ट. दैट मीन्स इट्स मोर लोकलाइज्ड. ओके, ऐसा नहीं कि पूरे एरिया पे बारिश होती है, ये एकदम इसी स्मॉल रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होना, दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड बर्स्ट. Okay, intense weather events होता है, and you normally find them only in hilly regions like Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir. Now why is this possible? It is because ये जो cloud movement होता है, okay, it becomes, you see that it is prone, when the cloud lifts up, it is prone to certain regions to get rainfall. So that is called as orographic lifting. यानी ये usually mountain regions पे होता है, माउंटेनियस या हिली रीजन्स में होता है, बिकॉज ये जो मॉइस्ट एयर होता है ये लिफ्ट होता है, जिसके कारण बारिश बहुत तेज होती है इन दिस रीजन्स. बट फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं? फ्लैश फ्लड्स आर विद रिगार्ड टू सडन जब फ्लडिंग होता है. ना फ्लडिंग किसी रीजन के कारण हो सकता है. इट कुड बी बिकॉज ऑफ इंटेंस रेनफॉल, इट कुड कॉज बिकॉज ऑफ क्लाउड बर्स्ट, या अगर ये डैम बर्स्ट हुआ तभी भी बाढ़ आ सकती है. सो इट कुड बी फॉर एनी रीजन जब इन अ गिवन टाइम बहुत ज्यादा फ्लड्स हुए. ठीक है, so landslides, debris slides, they are mainly due to unstable terrain. Okay, तो landslides क्यों होते हैं? Because the soil is very loose, तो ये landslides होते हैं. There's flow of mud, concrete and glacial moraine. Okay, this into rivers gaining force downstream. मतलब बहुत, जैसे कि बर्फ अगर मेल्ट होता है या बर्फ पिघल जाता है, या for example slide होता है, so that can lead to again a causing of heavy flash floods that we see. And because उत्तराखंड का जो टोपोग्राफी है, जिसका एरिया है, it is because the region is like that is why you see a lot of events of cloud burst and flash floods in this region. ठीक है, let's proceed to the next article. हमने देखा है कि आर्टिकल 370 को रिवोक करके 6 साल पूरे हुए हैं. So when did it कब इसको हटाया गया था? We saw August 5th 2019. Okay, was the revocation of Article 370, जिसके कारण we saw that Jammu Kashmir was reorganized into 2 union territories. पहले तो Jammu Kashmir was a state, right? But इसको 2 union territories में divide किया, that is Jammu Kashmir and Ladakh. Now फिर भी हम देखते हैं अभी situation कैसी है. We know now we have a political party that is elected, okay, by the people themselves, और इस पार्टी का नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस. चीफ मिनिस्टर है ओमार अब्दुल्ला, लेकिन इनके पास भी, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास भी बहुत ही लिमिटेड पावर्स हैं. ओके, सो नाउ दे आर स्टिल डिमांडिंग फॉर टू बी अ कंप्लीट स्टेट. तो अभी यूनियन टेरिटरी है और ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको वापस से स्टेट बनना है. Now why are they demanding? Because हम देखते हैं कि उनके जैसे हमारे दूसरे स्टेट्स में लाइक राजस्थान एंड गोवा एंड महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में एक गवर्नर होता है, राइट? पर वहाँ पे गवर्नर नहीं होता, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है. ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर. सो यहाँ पे जो गवर्नर है, इनके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दिया जाता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल पुलिस services that is given to the lieutenant governor. Whereas in other states किसके पास पावर होता है? पुलिस पावर, ये लैंड या लॉ एंड ऑर्डर, ऑल दिस कम्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स अथॉरिटी, राइट? बिकॉज ये स्टेट लिस्ट में आता है. बट इन यूनियन टेरिटरीज में ये आता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास. सो दैट इज व्हाई दे आर डिमांडिंग फॉर अ कंप्लीट स्टेट. तो जल्दी से एक बैकग्राउंड भी देखते हैं. 2019 अगस्त में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, विच लेड टू हैविंग 2 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. लेकिन लद्दाख में या जम्मू कश्मीर में दे हैड लेफ्टिनेंट गवर्नर, राइट? दे हैड व्हिच हैड द सेंट्रल पावर, लाइक इट हैड लॉट ऑफ पावर गिवन टू दीज पीपल. अभी लेकिन स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं. तो स्टेटहुड का मतलब क्या होगा? इलेक्टेड सीएम और गवर्नमेंट के पास
ज्यादा पावर होगी। सो इट विल रिड्यूस द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पावर्स, बिकॉज अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है बहुत सारे लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, इनके पास पावर होती है, और ब्लॉक करना अगर है कोई फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, ये भी इनके पास पावर होती है। क्लियर? सो यहाँ पे हम देखते हैं कि currently you cannot introduce any bill like taxation, expenditure, कोई monetary reason है, without LG's recommendation। तो अगर आपको कोई taxes देना है या कोई expenditure करना है तो पहले आपको एक सहमति चाहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की, right? So this is very different than the other states where you don't require such a nod। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि statehood वापस से मिले। So how statehood can be restored, let's quickly understand in this regard as well। यहाँ पे it requires that कि एक act हो, जैसे कि आपको पता है कि आंध्र प्रदेश when it was divided into आंध्र प्रदेश and तेलंगाना, we had the आंध्र प्रदेश Reorganization Act, right? तो वैसे ही अगर कोई चाहिए कि एक जम्मू कश्मीर स्टेट हो, it needs to repeal this Reorganization Act which led to creation of 2 union territories। एक नया बिल तुमको पास करना है एंड दोनों राज्यसभा और लोकसभा में ये पास होता है। सो आर्टिकल 3 अलाउ करता है फॉर चेंजिंग अ स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट विद इन इंडिया, चेंजेस हो सकता है एंड ये आर्टिकल 3 में दिया है। बट रिमेंबर हमेशा ये प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नेसेसरी है अगर तुम ये बिल पास करना चाहते हो विद रिगार्ड टू चेंजिंग एनीथिंग इन इंडिया, राइट? प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, एंड प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन मतलब यू हैव प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्ट्रीज, ओके, या द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनका सहमति, इनका अप्रूवल चाहिए अगर प्रेसिडेंट बोलता है, बिकॉज वी नो प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर। क्या ऐसे कभी हुआ है पहले? द आंसर इज यस। हिस्टोरिकली हम देखें, हिमाचल प्रदेश, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh and Mizoram, all of them were union territories which later became a state, okay? Goa भी बना था 1987 by carving it from Goa, Daman and Diu। Let's proceed to the next article। अगला आर्टिकल है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं एंड 3 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 3 होते हैं फ्रॉम द RBI, ओके? सो नाउ व्हाट हैव दे डन इज, उन्होंने बोला है कि 5.5 ही होगा द रेपो रेट, ओके? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी एंड अबाउट द रेपो रेट। सो यहाँ पे हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी? इट इज द RBI गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा, ओके? ये जो एक्सटर्नल मेंबर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स को एक्सटर्नल मेंबर्स कहते हैं, और इनका जो टर्म होता है इट हैपेंस फॉर 4 years, ओके? एंड हम देखते हैं कि अगर मीटिंग होनी चाहिए, कोरम क्या है? कोरम मतलब कितने लोग शामिल होने चाहिए अगर मीटिंग को स्टार्ट करना है। द आंसर इज एटलीस्ट 4 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, ओके? एंड ये 4 साल, एटलीस्ट 4 times a year मीट करती है, okay? So that is a quorum also that we see, that is minimum 4 members। RBI गवर्नर के पास एक कास्टिंग वोट होता है, यानी कि जो भी डिस्कशंस होते हैं they usually happen through voting, right? तो अगर मान लो 3-3 है, 3 ये करते हैं, 3 ना करते हैं, तो फाइनल वोट किसका होगा? RBI चेयरपर्सन यानी गवर्नर के पास, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं मिनिमम ऑफ 4 members, okay, that have been required as a quorum as we see, okay? And अगर गवर्नर नहीं है प्रेजेंट तो डेप्यूटी गवर्नर बनता है in that case, okay? Decisions are made by majority votes as we see, और अगर टाई है तो गवर्नर, RBI गवर्नर के पास होता है इसका कास्टिंग वोट। Now with regard to repo rate क्या होता है? Repo rate is when, ओके, RBI और मान लो कोई दूसरा बैंक है SBI चाहिए कुछ लोन, तो SBI जो लोन लेता है फ्रॉम द RBI उसको ऑफ कोर्स वापस देना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज गिवन, RBI has given loan to SBI has to give the loan back to RBI, बट वो लोन अमाउंट के अलावा कुछ इंटरेस्ट रेट भी पे करता है, राइट? सो दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट। ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको हम रेपो रेट कहते हैं, okay? Why do we call this repo rate? is because it's a repurchase। Now what is it repurchasing? जैसे हम अगर कुछ लोन लेते हैं from RBI, we do give some collateral, है ना? कुछ घर के कागजात या जेवर ऐसे कुछ लेते हैं, तो इस SBI को भी कुछ जमा करना पड़ेगा RBI के पास, राइट? जमा करना पड़ेगा, और जब वो लोन
चुका देता है, वापस ये जो कोलैटरल है ये वापस लेता है, यानी ये रीपर्चेस करता है. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज रीपर्चेस रेट या रेपो रेट. इज दैट क्लियर? Let us now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है राइजोटोप प्रोजेक्ट. Now ये क्या है राइजोटोप? ये राइनोस एंड आइसोटोप को ये मिलाया है. मतलब दिस इज यूज्ड टू डिटर राइनो पोचिंग. राइनो का हंटिंग स्मगलिंग होता है, तो ये कैच करने के लिए उन्होंने क्या किया है, उनके हॉर्न्स में ये एक पैच किया है. ओके, व्हाट हैव दे पैच? दे हैव पैच द राइसोटोप, रेडियो एक्टिव मटेरियल, जो इंसानों के लिए हार्मफुल है बट नॉट फॉर एनिमल्स. ओके, सो दिस इज गोइंग टू मेक द हॉर्न्स डिटेक्टेबल. ओके, ये डिटेक्ट करेंगे, स्क्रीनिंग करके उनको पता चलेगा कि ये वाला जो है इन्होंने इलीगली पोच किया है या हंट किया है या ले गया है. So this is of course dangerous to humans and this will be using the radioactive isotope tagging. ये कहाँ पे किया है ये प्रोजेक्ट? दिस इज इन साउथ अफ्रीका, वाटरबर्ग बायो रिजर्व दैट इज देयर, और ये ऑर्गेनाइज किया है बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरलैंड एंड द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. तो यहाँ पे 5 राइनोस को इंजेक्ट किया है, नॉन इन्वेजिव, यानी कि इंजेक्शन नहीं, बहुत ही इजी लो डोज का है. एंड ये अब्सॉर्ब करके वी अंडरस्टैंड दैट इफ द rhinos have been illegally poached or have they done this, कहाँ से लिया है and so on. According to the World Wildlife Crime Report, rhinos जो है बहुत ही ज्यादा इनका ट्रैफिकिंग होता है. इनका स्मगलिंग बहुत ज्यादा होता है. इन केस ऑफ एनिमल स्पीशी, इन केस ऑफ प्लांट स्पीशी वी हैव सेडर. ठीक है, सो सेडर इज फॉर प्लांट and animal is rhinos. Is that clear? Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है इंडिया फिलीपींस रिलेशंस में. सो इंडिया फिलीपींस रिलेशंस की बात करें, we have elevated that to strategic partnership. याद रखना, who is the current president of Philippines? The answer is Ferdinand Marcos Jr. फिलीपींस और इंडिया के रिलेशंस बहुत खास भी है बिकॉज हमने जो है इनको दे दिया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल. रिमेंबर ब्रह्मोस मिसाइल जो है इट इज बाय जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ रशिया एंड इंडिया. ब्रह्मोस यानी कि ब्रह्मपुत्र एंड मॉस यानी कि मॉस्कवा. ओके, दैट इज रशिया का रिवर. सो ये दो रिवर्स के नाम को जोड़ के बनाया था ब्रह्मोस. ये सुपरसोनिक मिसाइल है जो हमने फिलीपींस को दिया है. सो इट्स द फर्स्ट कंट्री. तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स के. फर्दर द टाइज दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1949. Now, if you see, Philippines is also news because ये dispute करता है चाइना के साथ over the islands in the South China Sea. So there is something called as the Scarborough Shoal and the Spratly Islands. ठीक है, सो ये हमेशा डिस्प्यूट में है बिकॉज चाइना कहता है कि ये हमारा रीजन है और फिलीपींस कहता है नहीं नहीं ये हमारा रीजन है. सो दिस इज अ डिस्प्यूटेड आइलैंड. देयर आर 2 आइलैंड्स, स्प्रैटली एंड स्कार्बरो. इंडिया यहाँ पे सपोर्ट किसको करता है? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक की सुलह करके यूएन क्लॉज जो यूएन ट्रीटी है उसके बेसिस पे सुलह होना चाहिए इज व्हाट इज इंडियाज स्टैंड. नेक्स्ट आर्टिकल है विद रिगार्ड टू एक वियतनामीज ईवी प्लांट मैन्युफैक्चरर होगा तमिलनाडु में. इनॉग्रेट किया है तमिलनाडु के सीएम में, दैट इज एमके स्टालिन. सो याद रखना विंड फास्ट ईवी प्लांट है एंड दिस इज द फर्स्ट एवर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दैट इज इन इंडिया जो तोटुकुडी में है इन द सिपकॉट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन सियालनातम. ठीक है, चेन्नई को कहते हैं एज इंडियाज डिट्रॉइट, विच इज डिट्रॉइट इज अ प्लेस इन द यूएस नोन फॉर अगेन मैन्युफैक्चरिंग एंड सो. तो वो उनको कहता है चेन्नई इज अ India's Detroit. 40% of EVs are manufactured in Tamil Nadu itself. That is why this is a very good information to us. तो यहाँ पे था the first plant. Let's proceed to the last article of today, and this is with regard to China Russia का एक joint प्रोग्राम है, एक्सरसाइज है जिसका नाम हम देखते हैं. This is happening in the Sea of China called as Joint Sea 2025. तो पूछ सकते हैं Joint Sea is between China and Russia. चाइना और रशिया दोनों किस ग्रुप का पार्ट है? अगर हम देखें ब्रिक्स का भी पार्ट है और एससीओ का भी पार्ट है. तो इनके रिलेशंस बहुत स्ट्रांग है एंड हम देखते हैं कि चाइना रशिया. नाउ दिया वेयर इज दिस? इन सी ऑफ जापान जहां पे उन्होंने ये किया है. ओके, एंड नियर
where is the Sea of Japan? It's near the Vladivostok port, which is closer to Russia. Okay, so that is the whole article all about. So thank you so much for joining in for the weekly wrap up. I hope you have got all your doubts and your information clear. Use the comment section to give your feedback and to answer the questions that I have been asking in this video. Thank you so much for watching.